हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। दिस इज़ द अनदर पॉडकास्ट इन अवर पॉडकास्ट सीरीज एंड अपने इस पॉडकास्ट का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बाकी के पॉडकास्ट की भी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी केमिस्ट्री पॉडकास्ट के नाम से, वहाँ पर जा करके आप सारे के सारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आज का अपना टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, ऑर्गेनिक फोड़ेंगे। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन एल्कोहल से और एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। इसमें अपन प्राइमरी अल्कोहल्स को लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स जो है बहुत ही रीडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, और इसमें अपने को कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया। किसी भी मीडियम में आप इसको ले सकते हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, एसिडिक हो या फिर अल्कलाइन हो। या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज कर सकते हो, जिसका फार्मूला होता है K2Cr2O7। आप यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यानी कि CrO3 को भी ले सकते हो, और अगर ये एसिडिक मीडियम में हुआ तो फिर उसे अपन कहते हैं जोन्स रिएजेंट। यानी कि CrO3 अगर एसिडिक मीडियम में हुआ तो उसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, और वो भी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन एल्डिहाइड से ही बना सकते हैं, और उसके लिए अपन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की यूज करनी पड़ती है। इसको ऑलरेडी अपन एल्डिहाइड वाले पॉडकास्ट में देख चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। दूसरा मेथड है एल्काइल बेंजीन से बनाने का। एल्काइल बेंजीन से भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। यहाँ पर जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो बनते हैं, और ये बनते हैं वाइगोरस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन से। एल्काइल बेंजीन का वाइगोरस ऑक्सीडेशन होता है क्रोमिक एसिड और एसिडिक और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, और बनता है अपना एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर पूरा का पूरा जो साइड चेन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लंबी लेंथ है उस साइड चेन की। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप से इस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं, वहीं पर जो टर्शरी ग्रुप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सुटेबली सब्सटीट्यूटेड जो एल्कीन्स होती है उसको भी अपन ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मदद से। तो यहाँ पर अपन करते क्या है, यहाँ पर अपन कोई भी एल्काइल बेंजीन ले लेंगे, उसकी रिएक्शन KMnO4 और KOH के साथ कराएंगे। यहाँ पर उसको जैसे ही हीट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर COO के कुक ग्रुप लग जाएगा, और फिर उसकी H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराने पे अपने को मिलेगा बेंजोइक एसिड। चाहे आप कोई भी ग्रुप ले लो, बेंजीन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो, इथाइल ग्रुप लगा हो, फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में बनना बेंजोइक एसिड ही है। अगला मेथड है नाइट्राइल्स और अमाइड्स से बनाने का। तो नाइट्राइल्स जो है वो हाइड्रोलाइज होकर के पहले अमाइड्स बनाते हैं और फिर एसिड्स बना देते हैं। यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस को यहाँ पर अगर आप यूज करोगे तो आप इस रिएक्शन को अमाइड स्टेज में भी रोक सकते हो। चौथा मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिसको अपन ड्राई आइस भी कहते हैं, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बाद में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना देते हैं। यहाँ पर जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं सॉल्ट से लेकर के, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बनने तक का, तो यहाँ पर आपको चाहिए होता है एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन आप करते हो मिनरल एसिड की मदद से, है ना। तो वही होती है रिएक्शन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और नाइट्राइल्स हैं उसको अपन अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। तो ये जो अभी अपन ने दो मेथड्स देखी, एसिड को बनाने की, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की नाइट्राइल्स, अमाइड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इनको अपन कैसे कर सकते हैं, अपन एल्काइल हैलाइड से डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। और इसमें एक याद रखने वाली बहुत ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर एक कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज दैट प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम ज़्यादा प्रेजेंट होगा जितने कार्बन एटम एल्काइल हैलाइड्स में थे। मान लीजिए आपने एल्काइल हैलाइड लिया है 3 कार्बन का, तो यहाँ पर जो आपका एसिड बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा, और इसी को कहते हैं असेंडिंग द सीरीज, यानी कि सीरीज को आप बढ़ाते चले जाते हो। पांचवा मेथड है एसाइल हैलाइड से और एनहाइड्राइड से बनाने का। तो जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं उनको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है वाटर के साथ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। या फिर ज़्यादा रेडली हाइड्रोलाइज अगर आपने कर दिया एक्वस बेस के साथ तो पहले वो कार्बोक्सिलेट आयंस देंगे, उसका अपन एसिडिफिकेशन कराएंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। जो एनहाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करने पे करस्पॉन्डिंग एसिड देते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि जो भी एसिड क्लोराइड है अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे वाटर के साथ तो वो क्या करेंगे, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। लेकिन अगर आपने एक्वस बेस के साथ कराई तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर उसके बाद आपने जब हाइड्रोलिसिस की तो फिर एसिडिफिकेशन की, तब जाकर के आपका एसिड बनेगा।
आखिरी मेथड है एस्टर से बनाने का। तो अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे एस्टर्स की तो वो भी डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं, लेकिन याद रखना ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के केस में होता है। अगर आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस की तो एक बार फिर से यहाँ पर कार्बोक्सिलेट्स बनेंगे और फिर उसका आपको एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये हो गई अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अब चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। अब जो रिएक्शंस होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है यानी कि COOH, उसमें होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन, उसके ऊपर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दो प्रकार से हो सकती है, जो OH का बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो पहले अपन देखते हैं कि जो OH का बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी वजह से आती है कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी। यहाँ पर वो रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और अल्कलीज के साथ और अपनी एसिडिटी को शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो अल्कोहल्स की तरह ही हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं जब उनकी रिएक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ होती है, और अगर एल्कलीज के साथ उनको रिएक्ट कराया जाए तो वो सॉल्ट बनाते हैं, जैसा कि फिनॉल्स भी करते थे। हालांकि फिनॉल्स कुछ काम ऐसे थे जो नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर एसिड्स करते हैं। यहाँ पर जो एसिड्स हैं वो वीक बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। वीक बेसिस कैसे, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस रिएक्शन को यूज किया जाता है कि डिटेक्ट कर पाए हम कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या फिर नहीं है ना। तो ये जो वीक बेसिस के साथ रिएक्शन होती है इसको अपन यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसोशिएट कर जाते हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायंस देते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है और वो है एसिडिटी से रिलेटेड। तो जो Ka होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो Ka होता है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो जनरली इंडिकेट करना अपन ने शुरू कर दी pKa के टर्म्स में, रादर देन कि अपन Ka वैल्यू को यूज करें। जो pKa और Ka में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, pKa इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka, है ना। जितना ज्यादा Ka होगा किसी एसिड का वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा और जितना ज्यादा pKa होगा एसिड का वो उतना ही कम एसिडिक होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोल दी, आप पीछे जाकर के इसको फिर से सुन लो। अब जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होता है, मिनरल एसिड्स जो हैं जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है। और फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर अपन बात करें कि pK और Ka के रिलेशन के बारे में, तो जितना ज़्यादा pK होगा उतना ही वीक एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका pKa का वैल्यू 1 से भी कम होता है। जो एसिड्स की वैल्यू 1 से 5 तक रेंज करती है pKa के लिए उनको मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स माना जाता है। जो वीक एसिड्स होते हैं उनका pKa का वैल्यू 5 से 15 के बीच में होता है और जो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स होते हैं उनका pKa का वैल्यू 15 से भी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो मिनरल एसिड से वीक होते हैं, लेकिन वो अल्कोहल्स से और सिंपल फिनॉल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। इनफैक्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिना जाता है। अपन ने अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में देखा था कि जो फिनॉल्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स, यानी कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। यहाँ पर जो हाइयर एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एज कम्पेयर टू फिनॉल्स, उसको भी अपन सिमिलरली समझ सकते हैं। जो कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि एक कार्बोक्सिलेट एनायन, वो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर पाया जाता है। वहीं पर जो कॉन्जुगेट बेस फिनॉल का होता है, यानी कि फिनॉक्साइड आयन, उसके नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर होता है। इस वजह से जो रेजोनेंस होता है फिनॉक्साइड आयन में वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि वो इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। फर्दर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स के बीच में इन केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। वहीं पर वो फिनॉक्साइड आयन के केस में लेस इफेक्टिवली डीलोकलाइज होता है एक ऑक्सीजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स के बीच में। तो इस वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। तो यहाँ से अपन एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं और इसी को अपने को याद भी रखना है। मिनरल एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, देन आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएंगे फिनॉल्स और सबसे पीछे आएंगे अल्कोहल्स, ठीक है।
जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आता ही रहता है। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस को इफेक्ट कर सकते हैं और इस वजह से ये एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इफेक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, है ना, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कैसे करते हैं वो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज? इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट से। वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं बाय डीस्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस, वो कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज कर देते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करता है कार्बोक्सिलेट आयन को और एसिड को स्ट्रेंथन करता है, वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर देता है और एसिड को वीक कर देता है। एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NO2 होगा, NO2 CN और फिर हेलोजेंस आते हैं। हेलोजेंस में भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आपने डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया है कुछ ग्रुप्स का, जैसे कि फिनाइल या फिर विनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपने किसी का डायरेक्ट अटैचमेंट कर दिया है तो उससे जो एसिडिटी होती है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो बढ़ जाती है ना। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, क्योंकि अपन ने क्या सोचा था, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये अपने को याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर फिनाइल या विनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्यों होता है ये समझते हैं। दिस इज बिकॉज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, है ना। जब अपन ने फिनाइल या विनाइल ग्रुप लगाया तो वहां पे कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो कार्बोक्सिल कार्बन है, कार्बोक्सिल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी और जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फिनाइल में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा रखा है फिनाइल रिंग में, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को घटाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका बेंजोइक एसिड रखा हुआ चुपचाप, उसमें आपने NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे क्या होगा, NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने से उसकी एसिडिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वहीं पर अगर आपने OCH3 लगा दिया बेंजोइक एसिड में, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसकी एसिडिटी वो कम कर देगा। अब दूसरे प्रकार की रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी कि कार्बन और OH का जो बॉन्ड है वो तोड़ेंगे अपन। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जब भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ट्रीट करेंगे या फिर यानी कि हीट करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ, जैसे कि H2SO4 हो गया या फिर P2O5 हो गया। P2O5 और H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी अपन हीट करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ, जैसे कि H2SO4 या फिर P2O5 के साथ, तो वो करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड देगा, ठीक है। एनहाइड्राइड मतलब उसमें से वाटर निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन एस्टरीफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एस्टरीफाई किया जाता है एल्कोहल्स के साथ या फिर फिनॉल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आप कोई भी ले सकते हो, H2SO4 और HCl भी ले सकते हो। यहाँ पर जो मिनरल एसिड होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। मैकेनिज्म थोड़ी सी बताता हूँ मैं आपको एस्टरीफिकेशन की, कैसे होती है कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टरीफिकेशन। तो जो एस्टरीफिकेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्कोहल्स के साथ, वो एक प्रकार की न्यूक्लियोफाइलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होती है। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो एक्टिवेट कर देता है कार्बोनिल ग्रुप को, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पर, प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के पास आता है और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है OH2 पॉजिटिव ग्रुप में। अब ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाता है, तो वो चुपचाप न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाता है। जब न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो निकल जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एस्टर पे आ जाएगा और जो ये प्रोटोनेटेड एस्टर है वो फाइनली एक प्रोटॉन को लूज करेगा और एस्टर बना देगा। हालांकि मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी एसिड की रिएक्शन आप अल्कोहल्स के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 या HCl एज ए कैटलिस्ट, तो आपको फाइनली एक एस्टर देखने को मिलेगा। फिर अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो अल्कोहल्स की तरह ही बिहेव करता है और बहुत ही आसानी से क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है जब भी उसकी रिएक्शन अपन PCl3, PCl5 या फिर SOCl2 के साथ कराते हैं।
SOCl2 को अपन कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसी को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो बाकी के 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे वो गैसियस होंगे। याद रखिए, अपन अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन ने ऐसे ही अल्कोहल भी बनाया था, है ना, अपन ने अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया था, वहाँ पर भी SO2 और HCl जो थे वो गैसियस फॉर्म में थे और निकल गए थे। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो पीछे जा करके आप देख सकते हो। थायोनिल क्लोराइड को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है क्योंकि दूसरे जो 2 प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस होते हैं और रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप कर जाते हैं, और इस वजह से जो प्यूरिफिकेशन होता है प्रोडक्ट्स का वो ईजी हो जाता है। अगली रिएक्शन है अमोनिया के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ तो अमोनियम सॉल्ट देते हैं, और उसकी फर्दर हीटिंग करने पर हाई टेम्परेचर में वो एमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर आपने बेंजीन ली है और उसके 2 पड़ोस वाले कार्बन में COOH इंट्रोड्यूस किया आपने और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, तो पहले तो वो अमोनियम थैलेट बनाएगा, ठीक है, और फिर उसको हीट करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और आपका थैलामाइड बनेगा। पहले थैला बनेगा, ठीक है, और फिर जब आप थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो उससे अमोनिया निकल जाएगी और फिर आपका वो थैलीमाइड बन जाएगा। यानी कि थैला में से अमोनिया निकली तो वो बनेगा थैलीमाइड, तो थैला से थैली बन जाएगी। अब ये हो गई अपनी रिएक्शन ये वाली भी। अब देखते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो पहली रिएक्शन है रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स में बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर आपको इससे बेहतर यूज करना है तो आप डाइबोरेन को भी यूज कर सकते हो। डाइबोरेन जो है वो आसानी से फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस नहीं करता है, जैसे कि एस्टर हो गया, नाइट्रो हो गया, हेलो हो गया, एटसेट्रा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत ही ईजिली वो कर देता है रिड्यूस। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। अगली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोकार्बन्स बना लेता है जब भी उसके सोडियम सॉल्ट को अपन हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या था? NaOH प्लस CaO, और इसका रेशियो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH और CaO का रेशियो होता है 3:1। ये जो रिएक्शन होती है इसको कहते हैं अपन डी कार्बोक्सिलेशन। जो एल्कली मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, जो एल्कली मेटल सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो भी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, है ना। एल्कली मेटल सॉल्ट जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनका अगर अपन एक्वस सॉल्यूशन ले ले और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो भी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और उसमें होता क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कि कार्बन जो है वो डबल हो जाते हैं, जितने अपन ने एल्काइल हैलाइड लिया है जितने का, उससे डबल हो जाते हैं। और इसी रिएक्शन को अपन कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको भी अपन पहले देख चुके हैं। अगला है आपका हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है रिएक्शंस का। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उसके पड़ोस वाले कार्बन में को कहते हैं यहाँ पर अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हेलोजिनेट हो जाते हैं अल्फा पोजीशन में, जब भी उसकी अपन ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो उससे बनता क्या है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इस रिएक्शन को अपन कहते हैं HVZ रिएक्शन, या फिर इसका फुल फॉर्म है हेल बोलहार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन। अगली रिएक्शन होती है रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है और वो मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। ये हालांकि फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, और जो कैटलिस्ट है, यानी कि अपन ने देखा है फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो लेविस एसिड होता है, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है, बाइंड कर जाता है। तो इस वजह से जो अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं देते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं देते हैं। सो आई थिंक आपका ये बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। इसको शेयर करना मत भूलना यार, शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करना तो अच्छी बात है, शेयरिंग इज केयरिंग। हालांकि सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की जो चॉइस है वो मैं आपको देता हूँ। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।